मेरा नाम हिमांशु कुमार है। मैं दंतेवाड़ा से आया हूँ। अभी जुलाई महीने में सुप्रीम कोर्ट ने मेरे ऊपर 5 लाख का जुर्माना लगाया था और केंद्र सरकार और राज्य सरकार को यह आदेश दिया है कि वो मेरे खिलाफ FIR दर्ज करें और मेरे माओवादियों से संबंध, राज्य के विरुद्ध व्यापक षड्यंत्र रचने के विषय में जांच शुरू करें। तो सुप्रीम कोर्ट द्वारा मुझे माओवादी घोषित किया गया है और मेरे खिलाफ कार्रवाई का आदेश दे दिया गया है। एक तरीके से कहें तो गले में फंदा पहना दिया गया है, सिर्फ पूछना बाकी है। ये जो मामला जिसमें 5 लाख का जुर्माना लगाया गया वो 2009 का मामला है, सुकमा जिले का, जिसमें गोमपाड़ गांव में 16 आदिवासियों की CRPF की कोबरा बटालियन, छत्तीसगढ़ पुलिस और स्पेशल पुलिस ऑफिसर जो अब DRG कहलाते हैं, उन्होंने मिलकर 16 आदिवासियों की हत्या की थी, जिसमें 1.5 साल का एक बच्चा था, उसकी हाथ काट दिया था, वो अपनी माँ की गोद में था, उसके माँ के सर में चाकू मार दिया था और उसकी 8 साल की मौसी की गर्दन काट दी थी, उसकी नानी के ब्रेस्ट काट दिए थे, नाना का पेट फाड़ दिया था। उस तरीके से 16 आदिवासियों को कत्ल किया था सिक्योरिटी फोर्सेस ने। और वो आदिवासी जब हमारे पास आए, हम उनको सुप्रीम कोर्ट ले गए। 13 साल तक ये मामला सुप्रीम कोर्ट में लटका रहा और अब 13 साल के बाद सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आप झूठ बोल रहे हैं और आपके ऊपर 5 लाख जुर्माना। तो हम और सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आपको पुलिस की जांच पर भरोसा करना चाहिए था। पुलिस ने जांच कर ली थी, आपने कोर्ट में आकर कोर्ट का समय नष्ट किया है। तो हमने कहा कि पुलिस तो आरोपी है, पुलिस के ऊपर ही तो आदिवासी कह रहे हैं कि इन्होंने कत्ल किया है। तो जो आरोपी है वो अपने खिलाफ जांच कैसे करेगा? ये तो न्याय की जो नेचुरल जस्टिस का मूल सिद्धांत है, उसके खिलाफ आप बात कह रहे हो कि जो आरोपी है वही अपने खिलाफ जांच करेगा। तो ये तो बात आपकी ठीक नहीं है। दूसरा, उन्होंने कहा कि आप नक्सलियों को मदद करने के लिए ये मुकदमा करते हैं। तो हमने कहा कि अगर आदिवासी को आप न्याय दे देंगे तो इससे नक्सलियों की मदद हो जाएगी और अगर आप अन्याय कर देंगे तो सरकार की मदद हो जाएगी। ये क्या बात हुई? आप न्याय नहीं दे रहे कि नक्सलियों की मदद हो जाएगी आप। और हमने कहा कि आपको कैसे पता कि पुलिस ने नहीं मारा? आदिवासी आपके पास आए थे कि जांच करवा दीजिए, आपने जांच तो कराई। तो आपको क्या सपना आ गया कि नक्सलियों ने मारा और पुलिस ने नहीं मारा? और हमने कहा जुर्माना किस बात का? कि आप कह रहे हैं कि कोर्ट में आए हो, न्याय मांगा है, इसलिए तुम्हारे ऊपर जुर्माना लगाया जाता है। तो हमने कहा फिर कोर्ट को ताला लगा दो, कोई नहीं आएगा कोर्ट। आप कोर्ट खुला है तो लोग आएंगे ना, आप कोर्ट आने पर जुर्माना लगाएंगे, वो तो हम नहीं देंगे। हमने कहा कि हम तो गांधी जी को मानने वाले हैं। गांधी जी जब चंपारण गए, नील के खेती के कारण जब वहां के किसान बर्बाद हो रहे थे, तो बिहार में गांधी जी गए और वहां बड़ा उपद्रव हो गया। तो गांधी जी को अरेस्ट कर लिया और जेल में डाल दिया और विप्लव भड़क गया। तो सरकार ने कहा इसको छोड़ दो। तो जज ने कहा तुम्हें 100 रुपए के मुचलके पर छोड़ा जाता है। तो गांधी जी ने कोर्ट में कहा मैं 100 रुपया नहीं दूंगा। अब जज की बहुत बेइज्जती हो गई, कहने लगा अच्छा तुमको ऐसे छोड़ा जाता है, जाओ। तो हमने कहा हम तो
गांधी जी को मानते हैं तो हम 5 लाख नहीं देंगे। और आप क्या कर सकते हैं, जेल में डाल देंगे, आप ऐसा करिए मुझे जेल में डाल, लेकिन हम आपका ये 5 लाख नहीं देते चाहिए। हम आपके इस आदेश को अन्याय मांगते हैं और अन्याय हम सहन नहीं करेंगे। उसके जो भी कीमत चुकानी पड़े हम चुकाएंगे, जेल जाना जाएंगे। तो उसके बाद से इन्होंने सोचा था कि ये पूरे सामाजिक आंदोलनों को डिस्क्रेडिट कर देंगे, ये कहेंगे कि एक्टिविस्ट डर जाते हैं जेल जाने से, ये 5 लाख दे देंगे। हमने उनकी वो चाल उनके गले में वापस डाली और उसके बाद से अभी तक सुप्रीम कोर्ट या सरकार की, दोनों सरकारों की कोई हिम्मत नहीं हुई है कि वो मुझे एक फोन भी कर दे, कोई नोटिस नहीं, कोई फोन नहीं कि तो। लेकिन मुझे मालूम है जेल जाना है, जब तक समय मिला है तब तक मैं नौजवानों के साथ, साथियों के साथ बातचीत करने में उस समय का इस्तेमाल करना चाहता हूं। मैं और मेरी पत्नी 1992 में दंतेवाड़ा गए थे। मेरे पिताजी उत्तर प्रदेश में मुजफ्फरनगर के थे और उन्होंने 1942 में जब गांधी जी ने भारत छोड़ो आंदोलन शुरू किया था और उसमें नारा दिया था करो या मरो, तो मेरे पिताजी ने मुजफ्फरनगर रेलवे स्टेशन को आग लगा दी थी। उसके बाद वो फरार हो गए। फिर उन्होंने गांधी जी को खत लिखे, जब वो अंडरग्राउंड थे, गांधी जी ने उनको अपने आश्रम में बुला लिया और फिर पिताजी गांधी जी के आश्रम में नई तालीम के काम में लगे। अभी 4 साल पहले पिताजी का जब देहांत हुआ तो पिताजी ने कहा मेरी लाश पर एक भी पैसा खर्च नहीं होना चाहिए। तो उनकी डेथ के 2 घंटे के अंदर उनकी डेड बॉडी मेडिकल कॉलेज ले गए, उनकी आंखें 2 लोगों को मिल गई और जैसी उनकी जिंदगी थी वैसी उनकी मौत रही। उनकी लाश पर कोई पैसा खर्च नहीं हुआ, एक पैसा खर्च नहीं हुआ, कोई अंतिम संस्कार नहीं, कोई पंडित नहीं, कोई मंत्र नहीं। उन्होंने उत्तर प्रदेश में सीलिंग की 20 लाख एकड़ जमीन बांटी, लेकिन मेरे पिताजी खुद भूमिहीन रहे। मेरे पिताजी लैंडलेस रहे, कोई मकान नहीं बनाया। तो अब जब सुप्रीम कोर्ट ने 5 लाख का जुर्माना लगाया तो मैंने कहा कि मेरे पिताजी की तरह मेरे पास भी कोई जमीन नहीं है, कोई मकान नहीं है और कोई सुप्रीम कोर्ट का जुर्माना ना चुकाए तो सुप्रीम कोर्ट उसकी प्रॉपर्टी कुर्क कर देता है। मैंने कहा मेरे पास तो कोई प्रॉपर्टी नहीं है, तो आप क्या बेचोगे, मेरा क्या कुर्क करोगे, मेरा क्या छीन लोगे, तो मैं आपसे क्यों डरूं। तो मेरा कोई मकान ना होना, जमीन ना होना मेरी ताकत बन गया, मेरी निर्भीकता का कारण बन गया। मेरे पास अब डरने की कोई वजह नहीं है कि सरकार मेरी जमीन ले लेगी या मकान ले लेगी। गांधी जी, मेरे पिताजी कहते थे कि गांधी जी कहते थे कि नौजवानों को गांव में जाना चाहिए और गांव में काम करना चाहिए। तो अपनी शादी के 20 दिन बाद मैं और मेरी पत्नी 1992 में दंतेवाड़ा चले गए थे और हमने पेड़ के नीचे रहना शुरू किया था। दंतेवाड़ा के पास एक गांव है कमलनार, वहां पर हमने बच्चों को इकट्ठा करके खेल कूद कराना, उनको पढ़ाना शुरू किया। फिर हमने देखा कि वहाँ स्कूल नहीं चलता, आंगनबाड़ी नहीं चलती, राशन दुकान नहीं चलता, कोई हेल्थ वर्कर नहीं आता। तो हमने दवाई बांटनी शुरू की, लोगों को उनके अधिकार बताने शुरू किए, उन्हें संगठित करना शुरू किया, उन्हें अधिकारियों के पास ले जाना शुरू किया और हमारे इस काम से सरकार बहुत खुश हुई कि दिल्ली से कोई कपल आकर यहाँ काम कर रहा है। तो सरकार ने हमें अपनी समितियों में, कमेटीज में मेंबर बनाना शुरू किया। सभी कमेटीज में गवर्नमेंट की हम करीब करीब मेंबर थे। मुझे ऑनरेरी मजिस्ट्रेट अपॉइंट किया। हम जज के साथ बैठकर समझौते के मुकदमे सुनते थे डायस पर बैठकर।
कंज्यूमर फोरम का मुझे जज बना दिया गया। नालसा जो नेशनल लीगल एड सर्विसेज अथॉरिटी है सुप्रीम कोर्ट की, हमें उसका मेंबर बना दिया गया। हम जजेस के साथ गांव में कैंप्स करते थे और आदिवासियों को समझाते थे कि अगर आपके साथ अन्याय हो तो आप अदालत आइए, आपको मुफ्त वकील मिलेगा। और सरकार ने हमें अपनी योजनाएं चलाने के लिए देनी शुरू करी कि हमारा वीडियो काम नहीं करता, हमारे स्टाफ काम नहीं करता, आप काम करिए हमारी तरफ से। तो गवर्नमेंट की तरफ से खूब मदद मिलने लगी और हम सरकार की आंख का तारा बन गए, बहुत प्यारे एनजीओ बन गए। लेकिन फिर कहानी ने एक टर्न लिया, कहानी ने एक मोड़ लिया। उसी समय नई आर्थिक नीतियां आ रही, एलपीजी, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन। और इसमें जो अंतर्राष्ट्रीय पूंजी थी वो विकासशील देशों की तरफ, गरीब देशों की तरफ दौड़ रही थी। वो लैटिन अमेरिकी देशों की तरफ, अफ्रीका की तरफ, साउथ एशिया की तरफ दौड़ रही थी और वो कब्जा कर रही थी जो नेचुरल रिसोर्सेज है उनकी तरफ, उन पर। तो छत्तीसगढ़ में 2005 में सरकार ने 100 MOUs किए, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग, और 2005 में सरकार ने उन कंपनियों को जमीनें सौंपने के लिए, गांव खाली कराने के लिए एक अभियान शुरू किया, सैन्य अभियान, जिसका नाम था सलवा जुलूम। सरकार कहती है कि हम नक्सलियों को इसलिए मारते हैं क्योंकि ये भारत के संविधान को नहीं मानते। तो हम सरकार से पूछते हैं कि आप मानते हो संविधान? भारत का संविधान कहता है कि आदिवासी इलाकों में जहां 5वीं अनुसूची लागू है वहां ग्राम सभा की इजाजत के बिना कोई भी जमीन सरकार नहीं ले सकती। लेकिन सरकार ने क्या किया? सरकार ने 5000 गुंडों को राइफलें दी और उनसे कहा कि आप लोग स्पेशल पुलिस ऑफिसर हैं, और उनके साथ पैरामिलिट्री फोर्सेस को जोड़ा। इन लोगों ने गांव पर हमले शुरू किए। जब ये गांव पर हमला करते थे तो लोग भागते थे, नौजवान भाग सकते थे, महिलाएं नहीं भाग पाती थी, बच्चे नहीं भाग पाते थे। बड़े पैमाने पर बुजुर्गों की, बच्चों की हत्याएं हुई, बच्चों को पत्थरों पर पटक कर मार डाला, बुजुर्गों को मार डाला, महिलाओं के साथ बड़े पैमाने पर बलात्कार हुए। और ये मैं नहीं कह रहा हूं, नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन की रिपोर्ट कहती है कि महिलाओं के पास प्राइमा फेसी एविडेंस है कि उनके साथ सुरक्षा बलों ने बलात्कार किए हैं। और वहां की जेलें निर्दोष आदिवासियों से खचाखच भर दी गई, जो नहीं भाग पाए उनको जेलों में ठोक दिया गया और उनकी फसलों में आग लगा दी गई, घरों में जो अनाज रखा था वो जला दिए गए, पानी के जो सोर्सेस थे उनमें जहर डाल दिया गया, लोग जंगल में भागते थे। बहुत सारे लोग जो बॉर्डर स्टेट्स थे वहां माइग्रेट कर गए, आईडीपी बन गए, इंटरनली डिस्प्लेस्ड पीपल, जिसमें तेलंगाना, उड़ीसा, महाराष्ट्र में चले गए बहुत सारे लोग, और बहुत सारे लोग जंगलों में छिप गए। फिर लोग वापस आते थे, दोबारा से अपनी जिंदगी शुरू करने की कोशिश करते थे। फिर हमला होता था, एक एक गांव पर 20-20 बार हमला हुआ। और उसी समय हमारे प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने कहा था कि नक्सलवादी जो है ये भारत की आंतरिक सुरक्षा के लिए सबसे बड़ा खतरा है। एक बार मैं एक गांव में गया तो गांव में कुछ लड़के लड़कियां सुबह सुबह 4 बजे मुझे मिल गए, तीर धनुष वगैरह लिए हुए थे। मैंने कहा कि क्या कर रहे हो?
बोले हम पहरा दे रहे हैं। हमने कहा क्यों? तो बोले ये फोर्सेज आती हैं, घरों में आग लगाती हैं, लूटती हैं, महिलाओं से बलात्कार करती हैं, तो जब वो आते हैं तो हम सीटी बजा देते हैं तो हमारे लोग जंगल में भाग जाते हैं। तो मैंने मनमोहन सिंह को एक लेटर लिखा था, ओपन लेटर। मैंने कहा आप कहते हैं कि ये लोग आपकी देश की आंतरिक सुरक्षा के लिए सबसे बड़ा खतरा है, ये लोग तो दिल्ली नहीं आए, इन्होंने तो आपकी सुरक्षा के लिए कोई खतरा पैदा नहीं किया, आपने इनकी सुरक्षा के लिए खतरा पैदा किया है, तो इनकी आंतरिक सुरक्षा के लिए सबसे बड़ा खतरा तो आप हैं। तो हम लोग अच्छा फिर एक एक गांव पर 20-20 बार हमले किए और इस तरह से 650 गांव जला दिए। 650 घर नहीं, 650 गांव। और इन गांव में सारी फैसिलिटीज, आंगनबाड़ी, स्कूल, राशन दुकान, मिड डे मील सब बंद कर दिया। आदिवासियों का बाजार जाना बंद कर दिया, चारों तरफ से सिक्योरिटी फोर्सेस ने कॉर्डन कर दिया। जब 1000 गांव करीब घेर लिए, लोग अंदर भूख से मरने लगे, हम लोगों ने यूनिसेफ से कहा कि आप बच्चों के बारे में तो जानकारी लीजिए कि कितने बच्चे अंदर हैं, बच्चे मर जाएंगे भूख से। हम लोगों ने एक जांच दल बनाया, उसमें हमारी संस्था के भी कार्यकर्ता थे। और जब ये सर्वे टीम गांव में गई तो सीआरपीएफ ने हमारी टीम का किडनैप कर लिया। और फिर मैंने हमारी एक मित्र थी, निर्मला देश पांडे, राज्यसभा सांसद थी गांधीवादी, उनको हमने कहा कि हमारे कार्यकर्ताओं को किडनैप कर लिया सीआरपीएफ ने। उन्होंने गृह मंत्री से कहा, हमारे कार्यकर्ताओं को वापस दिया गया, लेकिन एक कार्यकर्ता का हाथ तोड़ दिया था, एक कार्यकर्ता का ईयर ड्रम फट गया था पिटाई से, एक कार्यकर्ता के दांत तोड़ दिए थे। हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और कहा कि इस तरीके से यहाँ सब चल रहा है। तो हमारी संस्था जो सरकार की आंख का तारा थी, वो सरकार की आंख की किरकिरी बन गई। और फिर हमने जब प्रेस कॉन्फ्रेंस की सरकार के खिलाफ, तो सरकार ने फिर हमें नोटिस भेज दिया कि आपका आश्रम इल्लीगल है। और उसके बाद सिंगारम में 2009 में 19 आदिवासियों को लाइन में खड़ा करके गोली से उड़ा दिया था। हम वो मामला हाई कोर्ट में लेके गए। उसके बाद 2000 सिक्योरिटी फोर्सेस के सिपाही एंटी लैंड माइन टैंक, मशीन गन लगी हुई जीप लेकर हमारे आश्रम को घेर लिया। और 2009 में हमारे आश्रम को 4 बुलडोजर लगाकर, जो 17 साल पुराना हमारा आश्रम था, जिसमें स्कूल था, हॉस्पिटल था, टेलीफोन टावर्स थे, ट्रेनिंग हॉल्स थे, ऑफिस था, स्टाफ क्वार्टर्स थे, पूरा 2009 में 2 घंटे में मिट्टी में मिला दिया, पूरा बुलडोज कर दिया, खत्म कर दिया। हमने कहा कोई बात नहीं, लड़ाई लड़ी जाएगी। हम किराए के मकान में काम करने लगे। फिर पुलिस ने 5 बार मेरी हत्या की कोशिश की। और जिस रात फाइनली मुझे मारा जाना था, मेरा एक साथी मेरे पास आया, उसने कहा महेंद्र कर्मा और एसपी मिलकर आपकी हत्या का प्लान कर रहे हैं और आज रात को आपकी हत्या होगी। मेरे घर पर 1 घंटे में अटैक होगा। मेरे कार्यकर्ता पर 1 घंटे में अटैक हुआ। वो अपने बेटी और वाइफ को लेकर निकल गया। उसका लैपटॉप ले गए, उसका टीवी फोड़ दिया, मोटरसाइकिल उठाकर ले गए। मैं समझ गया कि आज रात मुझे मारा जाएगा। मैंने 519 केसेस कोर्ट को सौंपे थे और मुझे फैसला करना था कि आज रात मुझे शहीद होना है या लड़ाई जारी रखनी है। मैंने फैसला किया कि लड़ाई जारी रखी जाए और मैं वहाँ से चारों तरफ से पुलिस ने घेर दिया था। किसी तरह जान बचाकर वहाँ से निकला। फिर मुझे तड़ी पार कर दिया गया और मैं 9 साल छत्तीसगढ़ नहीं जा पाया। अभी 2009 से फिर गया, 19 से। सवाल ये उठता है कि ये जो सब छत्तीसगढ़ में हुआ,
जो मैंने अपना पर्सनल एक्सपीरियंस आपको बताया, क्या ये किसी पुलिस ऑफिसर की गलती से हुआ या एक मुख्यमंत्री की गलती से हुआ? अगर वो मुख्यमंत्री अच्छा इंसान होता तो ऐसा ना होता, क्या हमें ऐसा लगता है? ऐसा नहीं, ये होना ही था। चाहे वो मुख्यमंत्री होता या कोई और पार्टी होती, ये वो रास्ता था जो हमने पकड़ा था और ये वो मंजिल थी जहां हमें पहुंचना ही था। ये बिल्कुल वही जगह है। कौन सा रास्ता था? हम यहां कैसे पहुंचे? मैं दो लोगों के बारे में बात करूंगा। एक है भगत सिंह और दूसरे हैं गांधी। हम लोगों ने, हमारी ये समझ है आमतौर पर कि दोनों बिल्कुल विपरीत हैं, लेकिन मैं आपको दोनों का एक एक कोटेशन दूंगा और उससे बात समझने की कोशिश करूंगा। भगत सिंह को फांसी की सजा सुना दी गई और उन्होंने लेटर लिखा पंजाब के गवर्नर को, जिसे लास्ट पिटीशन कहा जाता है, जिसमें भगत सिंह कहते हैं स्टेट ऑफ वॉर एग्जिस्ट एंड शैल एग्जिस्ट। युद्ध की स्थिति विद्यमान है और ये जारी रहेगी। भले उन्होंने कहा कि आपने सैन्य बलों का सहारा लेकर जनता के संसाधन और उसके श्रम को लूटने के लिए जनता पर एक युद्ध थोपा है और ये युद्ध तब तक चलता रहेगा जब तक इसमें मेहनत कश जनता की निर्णायक जीत नहीं हो जाती। और इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि ये युद्ध अंग्रेज चला रहे हैं या काले अंग्रेज चलाएंगे, लेकिन जब तक जनता इसमें जीत नहीं जाएगी ये युद्ध जारी रहेगा अंग्रेजों के जाने के बाद। ये भगत सिंह कह रहे हैं और वो कहते हैं कि इसलिए, और हमने आपके इस युद्ध का जवाब देने का निर्णय लिया है, इसलिए आप हमें युद्धबंदी घोषित करिए और फांसी देने की बजाय हमें गोली से उड़ा दीजिए। ये भगत सिंह लिख रहे हैं। क्या कह रहे हैं? एक युद्ध चल रहा है और ये युद्ध चलता रहेगा। अब गांधी क्या कह रहे हैं? गांधी हिंदू स्वराज में लिख रहे हैं अंग्रेजी विकास का मॉडल शैतानी मॉडल है। अंग्रेजी विकास का मॉडल कहता है विकसित वो है जिसके पास ज्यादा है, जिसके पास ज्यादा मकान है, कपड़े हैं, पैसा है, उसे विकसित माना जाता है, और जिसके पास कम है उसे पिछड़ा हुआ माना जाता है, अविकसित माना जाता है। लेकिन प्रकृति ने सबको बराबर दिया है। आपके पास ज्यादा तभी हो सकता है जब आप दूसरे के हिस्से का ले लें, और दूसरा देगा नहीं तो आप छीनेंगे, और आप तभी छीन सकते हैं जब आपके पास ताकत हो। गांधी ने कहा अंग्रेजी विकास के मॉडल में सिर्फ ताकतवर का विकास होता है, इसमें कमजोर का विकास नहीं होता। गांधी कहते हैं अंग्रेज अपने इस विकास के मॉडल को सस्टेन रखने के लिए सारी दुनिया में युद्ध कर रहे हैं, सारी दुनिया पर हमला कर रहे हैं। अंग्रेजों के बारे में कहा गया था अंग्रेजी राज में कभी खून नहीं सूखता, लेकिन एक अंग्रेज जॉन मिल ने कहा यह भी सच है कि अंग्रेजी राज में कभी खून नहीं सूखता। अंग्रेज लगातार सारी दुनिया पर हमला कर रहे थे। गांधी ने कहा भारत अगर अंग्रेजी विकास का मॉडल अपनाएगा तो लिख कर रख लो, एक दिन तुम अपने गांव पर हमला करोगे, इस विकास के मॉडल से युद्ध निकलेगा और तुम तबाह हो जाओगे। गांधी और भगत सिंह दोनों एक युद्ध की बात कर रहे हैं। वो युद्ध कौन सा है? वो युद्ध जारी है। इस समय हमारे सबसे ज्यादा सिपाही कहां हैं? हमारे सबसे ज्यादा पैरामिलिट्री फोर्सेस कहां हैं? वो आदिवासी इलाके में है। क्या कर रहे हैं? आदिवासी को सुरक्षा देंगे? नहीं, वो गए हैं संसाधनों पर कब्जा करने। किसके लिए?
भारत के गरीबों की गरीबी दूर करने के लिए नहीं, वो गए हैं पूंजीपति की तिजोरी भरने के लिए। और वो वहां क्या कर रहे हैं सिपाही? वो वहां युद्ध लड़ रहे हैं। ये दिस इज कॉल्ड हिडन वॉर ऑफ इंडिया, भारत का छिपा हुआ युद्ध। लेकिन ये पार्टली लड़ा जाने वाला युद्ध नहीं है, ये पूर्ण युद्ध है, फुल फ्लेज वॉर है। इसमें बम है, गोली है, हत्या है, बलात्कार है। वो बलात्कार जो अंतर्राष्ट्रीय युद्ध में वॉर टूल के रूप में यूज होता है, वो हमारे देश के अंदर हमारी अपनी सिक्योरिटी फोर्सेस, हमारी अपनी महिलाओं पर इस्तेमाल कर रही हैं। बस्तर में बड़े पैमाने पर बलात्कार यूज किया जाता है इंडियन सिक्योरिटी फोर्सेस के द्वारा। तो पूर्ण युद्ध है, इसमें झूठ है, प्रोपेगेंडा है, सच्चाई को छुपाया जाना है। क्यों? पूंजीपति दो चीजों से, पूंजी दो चीजों से बनती है। उसको दो चीज चाहिए, एक संसाधन नेचुरल रिसोर्सेज और दूसरा श्रम। खाली नेचुरल रिसोर्स से पूंजी का निर्माण नहीं होता, दोनों चाहिए। नेचुरल रिसोर्सेज का मालिक कौन है? सरकार कहती है हम हैं, झूठ। नेचुरल रिसोर्सेज का मालिक सरकार नहीं है। भारत का कॉन्स्टिट्यूशन कहता है नेचुरल रिसोर्सेज का मालिक भारत का समुदाय है, कम्युनिटी, समाज, देश की जनता है संसाधनों की मालिक। लेकिन किसी पूंजीपति के लिए अगर वो संसाधन का कब्जा करना होता है तो क्या होता है? तो वो मुख्यमंत्री से मिलता है, मुख्यमंत्री कलेक्टर को ऑर्डर देता है, कलेक्टर एक नोटिफिकेशन निकालता है कि 10 गांव की जमीन अडानी साहब को दी जानी है। फिर क्या होता है? क्या जनता आराम से दे देती है अपनी जमीन? जनता विरोध करती है। जब जनता विरोध करती है अपने संसाधन सौंपने का, फिर क्या होता है? फिर पुलिस आती है, सीआरपीएफ आती है। वो क्या करती है? वो जनता को पीटती है, ज्यादा विरोध हो तो गोली चलाती है, जेल में डालती है, बलात्कार करती है। सिपाही कौन है? सिपाही है राज्य की सेना। सेना का मतलब इंडियन आर्मी मत समझिए। राज्य की तरफ से जो भी आर्म्स लेकर आता है वो स्टेट की आर्म्ड आर्मी है। वो जिसके हाथ में आर्म है वो आर्मी है। तो स्टेट की, राज्य की सेना ने हमला किया। और आर्मी कहां यूज होती है? युद्ध में। तो सरकार ने एक युद्ध छेड़ा संसाधन पर कब्जा करने के लिए। किसके खिलाफ? जनता के खिलाफ। फिर एक मजदूर एक दिन में अगर 10,000 का प्रोडक्शन करता है तो क्या उसको 10,000 मजदूरी मिल जाती है? उसको मिलती है 250-300 रुपया। और अगर मजदूर ये कहे मिलकर कि हमें जस्टिफाइबल मजदूरी दीजिए, नहीं तो हम काम नहीं करेंगे, फिर क्या होता है? फिर पुलिस आती है, फिर उसको मारती है, इतने पैसे पे काम करना पड़ेगा। फिर राज्य ने श्रम को लूटने के लिए क्या इस्तेमाल किया? सैनिक का। फिर एक हमला किया, सैन्य हमला किया। फिर एक युद्ध छेड़ा, किसके लिए? श्रम को लूटने के लिए। क्या कह रहे हैं भगत सिंह? संसाधनों और श्रम को लूटने के लिए राज्य ने एक युद्ध छेड़ा है जनता के खिलाफ। वही युद्ध आपको आदिवासी इलाके में नंगी आंखों से दिखाई देता है। हर 2 किलोमीटर पर दंतेवाड़ा में सीआरपीएफ कैंप है। लोगों का सांस लेना मुश्किल है, निकलना मुश्किल है घरों से, आप जा नहीं सकते कहीं। लेकिन फिर भी लोग लड़ रहे हैं, बहुत बहादुरी से लड़ रहे हैं। और एक बुरी खबर यह है कि ये युद्ध एक्सपेंड कर रहा है, ये युद्ध फैल रहा है।
ये खत्म नहीं होने वाला। पूंजीवाद अगर रुकता है तो वो मर जाता है। पूंजीवाद का लक्षण है कि वो हमेशा संकट में रहता है और अपने संकट से निकलने के लिए वो एक्सपेंड करता है। मैंने आपको बताया कि पूंजीवाद क्या करता है कि एक तो उसको संसाधन चाहिए, तो संसाधन वो बुद्धिमत्तापूर्ण ढंग से रैशनल तरीके से यूज नहीं करता, वो लोभ के लिए यूज करता है। तो संसाधनों को वो एग्जॉस्ट कर देता है, खत्म कर देता है और फिर संसाधनों की खोज में वो नए नए एरियाज एक्सप्लोर करता है। उसके लिए वो वॉर करता है, सेनाएं भेजता है। अमेरिका का जो पूरा आर्म्ड इन्वेजन है पूरी दुनिया पर, वो संसाधनों के लिए है। फिर क्या करता है पूंजीवाद, दूसरी चीज जो उसे चाहिए वो है श्रम। लेकिन पूंजीवाद चूंकि लोभ से चलता है, उसकी ड्राइविंग फोर्स है ग्रीड, प्रॉफिट, तो वो मजदूर की संख्या कम करता है, मजदूरी घटाता जाता है और उसके कारण लोगों की परचेजिंग पावर खत्म हो जाती है। जब परचेजिंग पावर खत्म होती है तो पूंजीपति का माल बिकना बंद हो जाता है, सेल कम हो जाती है, तो प्रोडक्शन पर बुरा असर पड़ता है, उसका प्रोडक्शन गिर जाता है। लेकिन पूंजीवाद सुधरता नहीं है, अपने को रिफॉर्म नहीं करता, इंप्रूव नहीं करता, वो नए इलाकों में चला जाता है। तो भारत का पूंजीवाद आदिवासी इलाकों में रुकेगा नहीं। वो अगला निशाना उसका भारत की एग्रीकल्चर है। भारत का पूंजीपति इस देश की कृषि पर कब्जा करने वाला है। नेक्स्ट हमला उसका कृषि पर है आदिवासी के बाद। और आज जो सीआरपीएफ बस्तर में बैठी है, वो सीआरपीएफ हरियाणा, पंजाब, उत्तर प्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र, आंध्र सब जगह फैलेगी। खेतों में सीआरपीएफ बैठेगी। ये युद्ध एक्सपेंड करेगा, पूरे देश में फैलेगा। लेकिन ये खाली संसाधनों पर कब्जा नहीं करेंगे और ना कर रहे हैं, वो आप पूरी तरह से देख सकते हैं। वो संसाधन पर भी कब्जा करेंगे, वो रोजगार भी खत्म करेंगे, कर रहे हैं। रोजगार लगातार कम करे गए हैं। भारत की बेरोजगारी इस वक्त आजादी के बाद सबसे पीक पर है। वो आपके संसाधन पर कब्जा करेंगे, आपके रोजगार खत्म करेंगे, छोटे व्यापार खत्म करेंगे और आपके बैंकों में रखा हुआ गरीबों की बचत का पैसा भी लूट के खत्म कर देंगे। सारे बैंक कंगाल कर दिए गए हैं। आपका पैसा भी जाएगा, संसाधन भी जाएगा, रोजगार भी जाएगा, छोटा व्यापार भी जाएगा, खेती भी जाएगी, मिनरल्स भी जाएंगे। लेकिन भारत की जनता क्या इसका जवाब दे पाएगी? पूंजीपति और ये पूरा जो फांसीवादी निजाम है, वो बहुत चालाकी से अपनी चाल चलता है। वो जानता है कि जनता जवाब दे सकती है, इसलिए वो जनता को बांटता है। वो टुकड़ों में बांटता है जनता को। सुबह सुबह उनका प्रोजेक्ट है कि कैसे मर्द के खिलाफ, औरत के खिलाफ मर्द को खड़ा करो। तो सुबह सुबह आपके पास व्हाट्सएप पर मैसेज आएगा कि इक्वेलिटी की बात करने वाली औरतें खराब औरतें हैं, ये हमारी धर्म के खिलाफ है, ये हमारी संस्कृति के खिलाफ है, हमारी भारतीय संस्कृति के खिलाफ है। तो मर्द को औरत के खिलाफ खड़ा किया जाता है। फिर वो कहते हैं कि मैंने समाज को इतनी बुरी तरह बांटा है कि भारत में सस्ती शिक्षा की मांग करने वाले स्टूडेंट्स के बारे में समाज को ऐसा बांटा कि ये पैरासाइट्स है, हमारे टैक्स पेयर के पैसे पे पल रहे हैं। और भारत के लोगों ने सस्ती शिक्षा की मांग करने वाले स्टूडेंट्स के यूनिवर्सिटी में घुस के सिर फोड़ दिए। भारतीय समाज ने अपने बच्चों के सिर फोड़ दिए कि तुम सस्ती शिक्षा की मांग क्यों कर रहे हो। किसानों के बारे में कहा गया ये खालिस्तानी है, मजदूर
ये कम्युनिस्टों के बहकावे में आकर के देश का विकास रोकना चाहता है। आदिवासी ये नक्सलाइट है, किसान खालिस्तानी है, छात्र पैरासाइट्स है, ये टुकड़े टुकड़े गैंग है। समाज को इतनी बुरी तरह से बांटा गया है कि समाज इस पूरे चैलेंज को देखने, एनालाइज करने, काउंटर स्ट्रेटेजी बनाने के लिए अभी तैयार नहीं है। तो हम जो लोग इस पूरी चीज को समझते हैं, इस चैलेंज को समझते हैं, उनकी जिम्मेदारी है कि वो समाज को जो बांटा गया है उस बंटवारे को एक्सपोज करे कि ये एक प्रोजेक्ट के तहत बांटा जा रहा है। हिंदू को मुसलमान से, जातियों के आधार पर लोगों को, लिंग के आधार पर, पेशे के आधार पर, वर्गों के आधार पर जो बांटा गया है, ये पूंजीवादी फासीवादी प्रोजेक्ट के तहत बांटा गया है। उस बंटवारे को खत्म करके पूरी जो जनता है, जिसके संसाधन, रोजगार, आजीविका, हर चीज पर हमला है, और जो बहुत जल्दी इस हालत में पहुंच जाएगा कि हमारे यहाँ लोग बड़े पैमाने पर भूख से मर जाएंगे। तो उस चैलेंज के सामने समाज को खड़ा करने की जरूरत है, और ये लड़ाई आगे और तेज होने वाली है। जो क्रांतिकारी शक्तियां हैं उनके लिए निराशा की हालत नहीं है, उनके लिए चैलेंजिंग सिचुएशन है कि आपको और ज्यादा ताकत और ज्यादा जोश के साथ इस पूरे मुकाबले का सामना करने के लिए कमर कसने की जरूरत है। ये ऐसा नहीं है कि द रेवोल्यूशन इज ओवर, पुराने जमाने की बात थी। ये बिल्कुल वर्तमान में हो रहा है, और आने वाले वक्त में क्रांतिकारी जनता और क्रांतिकारी लेखकों, विचारकों, कार्यकर्ताओं की भूमिका और ज्यादा महत्वपूर्ण होने वाली है। चैलेंज और तेज होने वाला है, इसलिए इस लड़ाई को और तेज करने की जरूरत पड़ेगी। నా పేరు హిమాంశు కుమార్. నేను నా సహచరి 1992లో మా నాన్నగారు చెప్పిన గాంధీ మాటను దృష్టిలో పెట్టుకొని, అంటే చదువుకున్న యువత గ్రామాలలో ప్రజల వద్దకు వెళ్ళి వాళ్ళని చైతన్యపరచడం చెయ్యాలి, అప్పుడే దేశం అభివృద్ధి చెందుతుంది అని గాంధీ అన్నారని మా నాన్నగారు చెప్పడంతో నేను నా సహచరి 1992లో దంతెవాడ, ఛత్తీస్గఢ్లోని దంతెవాడకి ఢిల్లీ నుండి వెళ్ళాము. వెళ్ళి ఆదివాసీ గ్రామాలలోనే నివాసాన్ని ఏర్పరచుకొని వాళ్ళతోనే కలిసి ఉండగలం. వాళ్ళ మధ్య తింటూ, వాళ్ళతోనే ఉంటూ, వాళ్ళకి మందులు, రేషను ఇస్తూ, పిల్లలకి ఆటలాడిస్తూ, మందులు పంచుతూ, దాంతోపాటు వాళ్ళకున్న హక్కులేంటి అనే వాటి పట్ల ఒక చైతన్యాన్ని కల్పించేవాళ్ళం. ఇంతవరకు అయితే ప్రభుత్వం అప్పటి వరకు మా పట్ల ఏమి అభ్యంతరం వ్యక్తం చేయలేదు. జడ్జిలతో కూడా కలిపి మేము ఆదివాసీ గ్రామాల్లో వీధి నాటకం ద్వారా కోర్టులు ఎట్లా న్యాయం చేస్తాయి, న్యాయం పొందండి అంటూ ఆదివాసీలకి చైతన్యాన్ని అందించేవాళ్ళం. మమ్మల్ని వివిధ ప్రభుత్వ సంస్థల్లో కూడా భాగస్వామ్యం చేసేది. అది ఎప్పుడు మా పట్ల వ్యతిరేకత పెరిగింది అంటే, మేము ఎప్పుడు ప్రభుత్వం దృష్టిలో దోషులుగా అయ్యాము అంటే 1992 ఆర్థిక విధానాలు, నూతన ఆర్థిక విధానాలు ఎప్పుడైతే అభివృద్ధి చెందుతున్న దేశాల మీద తమ ప్రభావాన్ని చూపించడం మొదలుపెట్టాయో, పెట్టుబడి అనేది సహజ వనరులు అత్యంత ఎక్కువగా ఉన్న ప్రాంతాలకి పయనించింది. ఆ క్రమంలో ఆదివాసీ ఛత్తీస్గఢ్, ఆదివాసీ
ఇక్కడ మేము ప్రభుత్వానికి వ్యతిరేకమైపోయాం. అయితే అయినా మేము గాంధీవాదులు అంటే ఎటువంటి స్థితిలో అయినా ప్రజల పక్షం ఉండాలి, ప్రజల పక్షంలో ప్రభుత్వం ఉన్నంత వరకు ప్రభుత్వాన్ని మేము సమర్థించాం. కానీ ప్రభుత్వం ఎప్పుడైతే ప్రజలకు వ్యతిరేకంగా ఒక యుద్ధాన్ని ప్రకటించిందో మేము ప్రభుత్వం వ్యతిరేకంగా ప్రజల పక్షం నిలబడ్డాం. ఇక మా మీద మా యాక్టివిటీస్ ని మేము మన్మోహన్ సింగ్ ఎప్పుడైతే ఈ ఉద్యమాన్ని ఆంతరంగిక సమస్యగా విప్లవోద్యమాన్ని ప్రకటించిందో, ఆదివాసులు చేస్తున్న పోరాటాన్ని ఆంతరంగిక సమస్యగా ప్రకటించిందో, ఆ క్రమంలో నేను ఒక ఉత్తరం రాశాను మన్మోహన్ సింగ్ గారికి. ప్రజల నుండి మీకు ప్రమాదకరం కాదు, మీ నుంచి మీ సురక్ష బలగాల నుంచే ప్రజలకు ప్రమాదకరంగా మారాయి అనే విషయాన్ని ప్రస్తావిస్తూ రాశాను. ఈ క్రమంలో మమ్మల్ని మా యాక్టివిటీస్ ని మా ఆశ్రమాన్ని దంతవాడలో మేము ఏర్పాటు చేస్తున్న ఆశ్రమాన్ని ఒక ఇల్లీగల్ అని ప్రకటించేసి ఒక 4 బుల్డోజర్లతోని మా ఆశ్రమాన్ని కూలగొట్టించి అదే రోజు నన్ను కూడా హత్య చేయడానికి కుట్ర పన్నారు. ఈ విషయం మిత్రుల ద్వారా కొంత తెలుసుకొని నేను ఆదివాసీల పక్షంలో 519 కేసులు కోర్టులో వేసి ఉన్నాను. వాటిలో న్యాయం చేకూర్చే వరకు నేను పోరాటం చేయాల్సిన అవసరం ఉంది అని గుర్తించి నేను అక్కడి నుంచి తప్పుకోవడమే సరైనదని భావించి రాత్రికి రాత్రి నా బిడ్డని నా భార్యని తీసుకొని ఢిల్లీ వెళ్ళిపోయాను. అలా వెళ్ళిపోయి 2009 తర్వాత ఇప్పుడు 10 ఏళ్ల తర్వాత మళ్ళీ 2019 నుంచి అడుగు పెట్టగలిగాడు. ఇప్పుడు వరకు ప్రవాస జీవితమే వహించారు. అయితే ఒక మీకు 2 విషయాలు 2 వ్యక్తుల గురించి చెప్పదలుచుకున్నా. ఒకటి భగత్ సింగ్, 2 గాంధీ. ఇద్దరు పరస్పర విరుద్ధమైనప్పటికీ ఒక విషయంలో సారూప్యత కలిగి ఉన్నారు. ఆ సారూప్యత ఇప్పుడు యుద్ధము కొనసాగడానికి సంబంధించి ఆ యుద్ధము కొనసాగుతుంది అనేది ఇద్దరు 2 రకాలుగా రూఢీ చేశారు. భగత్ సింగ్ ఏమన్నారంటే రాజ్యము యుద్ధము అనేటివి పరస్పర ఆధారితం. బ్రిటిష్ వాళ్ళ అంటే శ్రమని వనరులను దోచుకోవడం అనేది సాగుతున్నంతసేపు ఖచ్చితంగా యుద్ధం కొనసాగుతుంది. అది బ్రిటిష్ వాళ్ళ కాలం కావచ్చు, బ్రిటిష్ వాళ్ళు వెళ్ళిపోయాక కూడా కావచ్చు అని ప్రకటించారు. అట్లే గాంధీ కూడా బ్రిటిష్ వాళ్ళ అభివృద్ధి నమూనా అనేది ప్రజా వ్యతిరేకమైనది, ధనవంతుల పక్షంలో. అదే అభివృద్ధి నమూనా ఇప్పుడు కనుక కొనసాగిస్తే స్వతంత్ర భారతదేశం ఏదైతే అనుకుంటున్నారో అప్పుడు కూడా కొనసాగితే యుద్ధం సాగడం సహజం. శ్రమ వనరులపై ఆధిపత్యం కోసం కృషి చేయడం అనేది, ఆధిపత్యం కోసం కుట్ర చేయడం అనేది జరిగినంత కాలం యుద్ధం సాగుతూ ఉంటుంది అని ప్రకటించారు. ఈ విషయంలో ఇద్దరు సారూప్యత కలిగి ఉన్నవాళ్ళు. అయితే ఒక విషయానికి వస్తాం. మొన్న జూలైలోనే సుప్రీంకోర్టు నేను వేసిన గోపాడు హత్యాకాండ పైన కేసుపై విచారణ చేస్తూ చివరికి మమ్మల్ని దోషులు చేసింది. మీరే అబద్ధం చెప్తున్నారు, పోలీసులే ఎందుకు చేశారనుకోవాలి, పోలీసులు చేస్తున్న ఎంక్వైరీని మీరు నమ్మాలి కదా ఒక పౌరుడిగా. కానీ ఇక్కడ ఒక విషయం అర్థం కావట్లేదు, ఎవరైతే దోషులో వాళ్ళే నిజాయితీగా పరిశీలిస్తారని చరిత్రలో ఎక్కడా లేదు. కాబట్టి మాకు నమ్మకం లేదు. ఈ విషయంలో ఇంత సుప్రీంకోర్టు తన నైజాన్ని ఎలా ప్రకటించుకుందంటే, మీరు చెప్తున్న విషయం నక్సల్ మద్దతుదారుగా కనిపిస్తుంది, నక్సల్కి అనుకూలంగా కనిపిస్తుంది. కాబట్టి మీరు కోర్టు ధిక్కారంగా కోర్టు సమయాన్ని ఇచ్చేస్తున్న దీనిగా శిక్షగా మీకు 5 లక్షల జరిమానా విధిస్తున్నాం అని ప్రకటించింది. ఉన్నత న్యాయస్థానం, దేశానికి ఉన్నత న్యాయస్థానం
నేను జరిమానా కట్టనని చెప్పేస్తూ చివరికి విధి లేక జరిమానా కట్టకపోయినా పర్వాలేదు వెళ్ళిపోవాలి. ఇప్పుడు నేను అదే ప్రకటిస్తున్నా. నా మీద ప్రకటించిన నాకు విధించిన 5 లక్షల జరిమానా నేను ఎట్టి స్థితిలో నేను కట్టను. అందుకు శిక్షగా మీరు జైలుకు పంపండి, నన్ను చంపండి, ఏమైనా చెయ్యండి, దేనికైనా మేము సిద్ధం. కానీ ప్రజల పక్షం న్యాయం ఉన్నప్పుడు మేము దానికే నిలబడతాం. అందులో నా ప్రాణాలు పోయినా పర్వాలేదు అని నేను గట్టిగా బల్లగు చెప్తున్నా. అయితే రేపు ఈ యుద్ధం అనేది ఇంకా తీవ్రతరం అయ్యే అవకాశమే కనిపిస్తుంది. ఎందుకంటే ప్రకృతి అనేది అందరికీ సమానంగానే ఇచ్చింది. సమానంగా ఇచ్చింది. ఒకరి దగ్గర ఎక్కువ ఉంది, ఒకరి దగ్గర తక్కువ ఉంది అంటే ఎవరైతే నువ్వు ఇతరులను దోచుకుంటే తప్ప నీ దగ్గర ఎక్కువ ఉండే అవకాశం లేదు. ఆ దోచుకోవడానికి నీకు అవకాశం ఇవ్వకపోతే యుద్ధం చేస్తున్నావు. ఆ యుద్ధం ఈ పెట్టుబడి అనేది ఏదైతే అంటే పెట్టుబడి అనేది శ్రమ, వనరులకి శ్రమ తోడైతే ఏర్పడేదే పెట్టుబడి. ఆ పెట్టుబడి ఒక దగ్గర నిక్షిప్తం అవడం వరకు ఉన్నంత వరకు యుద్ధం అయితే కొనసాగుతుంది. ఇది ఖచ్చితం. దీనికోసం ప్రభుత్వం చాలా పెద్ద యుద్ధమే చేస్తుంది. అందులో మన మహిళలు అనేక మంది అత్యాచారానికి గురవుతారు, అనేక మంది ప్రాణాలను కోల్పోతారు పిల్లలు. కాబట్టి మనం మన విప్లవ రచయితలు, యువత మరింతగా ముందుకు వచ్చి ఈ కుట్రని భగ్నం చేసి ఇలాంటి స్థితి నుంచి సమాజాన్ని బయట వేసి ఉన్నత సమాజాన్ని ఆవిష్కరించేందుకు కృషి చేయాల్సిన అవసరం ఉందని నేను భావిస్తున్నాను.